स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर से और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल होती है। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इट मीन्स आप 70-80% स्कोर सही कर लेंगे। अगर इससे कम स्कोर आता है, इट मीन्स आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके और एग्जाम की में जो होने वाली जो मिस्टेक्स हैं उससे पहले आप इस वीडियो में कर सके और उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द साइलेंट hypoxia, consider the following statements. Patient with the condition having extremely low blood oxygen level which can be noticed by the breathlessness. Pulse oximeter can be used for its early detection. Which of the statement given above are correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. इस क्वेश्चन में आपसे जो टर्म पूछा गया है वो साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ करेक्ट स्टेटमेंट, इट मींस इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये न्यूज में जो चल रहा है टर्म साइलेंट हाइपोक्सिया है क्या, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दो स्टेटमेंट है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें अगर पेशेंट जो होता है उसकी कंडीशन ऐसी है, वो एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाता है, यानी कि उसके शरीर के अंदर जो खून है, खून में जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम नोटिस की जाती है, कम हो जाती है। और साथ ही साथ वो ब्रेथलेसनेस हो जाता है, यानी कि वो ऐसी हालत में हो जाता है कि वो सांस भी ना ले सके। ठीक है, उसकी ये हालत होता है कि वो सांस लेने में भी उसे बहुत परेशानी हो जाती है, उसकी सांस में से भी प्रॉब्लम होती है उसे। ठीक है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि जो पल्स एक्सोमीटर है, पल्स एक्सोमीटर यूज किया जाता है इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ये जो साइलेंट हाइपोक्सिया, इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसके शुरुआत में अगर इसे ऐसा किसी को हो रहा है तो उसके जांचने के लिए ये पल्स एक्सोमीटर यूज किया जाता है, जिससे ये बीमारी डिटेक्ट की जा सके, इसके बारे में पता लगाया जा सके। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, इस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि सेकंड ओनली, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि पल्स एक्सोमीटर जो है ये इसका एक डिवाइस है जिससे कि मेजर किया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल को, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कितना लेवल है, क्या किस लेवल पे है, इसके बारे में पता लगाया जाता है पल्स एक्सोमीटर से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया जो कि गलत स्टेटमेंट है, इसमें ही बोला गया था कि इसमें एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है। ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में ये कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ब्रेथलेसनेस हो जाती है, यानी कि सांस लेने योग्य नहीं रहती है या कम सांस होती है। भाई अगर सांस ही नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे बचेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन था ये बस ऐसे फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए था आपको कि भाई अगर सांस ही कोई बंदा नहीं ले पाएगा तो जिंदा कैसे बचेगा, मर जाएगा वो तो। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं किसी की बॉडी में जाएगा तो उसकी इट मीन्स वो डेथ हो गई उसकी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, बस कि इसमें जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, लो जरूर हो जाता है पर सांस ले पाता है वो। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो पल्स एक्सोमीटर है ये डिवाइस है जिससे ये मेजर किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये निधि जो है, निधि की फुल फॉर्म बताई गई है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, हार्नेसिंग इनोवेशन। ठीक है, हार्नेसिंग इनोवेशन की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये, इट इज द एंड टू एंड प्लान टू स्टार्टअप टू डबल द नंबर ऑफ इनक्यूबेटर एंड स्टार्टअप्स इन ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, यानी 5 ईयर के अंदर स्टार्टअप जो भी, मतलब कोई अगर नया स्टार्टअप लेकर आ रहा है तो उसके जो नंबर को डबल करना इसका टारगेट है इस निधि स्कीम के अंदर, ये बात की जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, यानी कि ये जो निधि स्कीम लेकर जो आई है, ये लेके आई है हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, ये लेकर के आई। तो ये दो स्टेटमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट।
इसका मतलब ये है कि हमें गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि जो भी गलत स्टेटमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है ए फर्स्ट ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2, यानी कि इनमें से कोई सही नहीं है, ये सब बोला जा रहा है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इस हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, यानी कि 2 ओनली, यानी कि सेकंड जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है एज पर द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, नॉट करेक्ट पूछा गया था। एक बार देख लो दोबारा से, क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट, यानी कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया था, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला मतलब सही है और सेकंड वाला गलत है और गलत ही पूछा गया, तो हमारा आंसर तो ये बी हो गया, यानी कि सेकंड ओनली। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में निधि स्कीम क्या है। तो निधि स्कीम के अंदर क्या होता है, जितने भी स्टार्टअप है उसको डबल करना, नंबर ऑफ स्टार्टअप जो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुए उसका डबल करना हमारा टारगेट है। किसके अंदर, निधि स्कीम के अंदर। अच्छा, ये बिल्कुल सही था। और दूसरा जो बोला गया था कि ये जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इसे डील करता है, ठीक है। ये था, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत था और हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया बी, यानी कि सेकंड ओनली। अच्छा, कल और इससे पहले 2-3 वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आपसे करवाए थे। एक सरस स्कीम के बारे में पढ़ाया था आपको, सरस के अलावा एक और था यस स्कीम के बारे में बताया था। तो ये सरस क्या है, यस क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इस किस कैटेगरी में आते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताओ तो क्या सही है क्या गलत है। ये यस होता क्या है, यस की फुल फॉर्म बतानी है, और ये सरस स्कीम है क्या चीज। तो सरस और यस स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ना, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लैंडलॉक कंट्री, मतलब इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये लैंडलॉक कंट्री होता क्या है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कोई भी कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, यानी कि कोई भी एक ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ कंट्री अलग अलग कंट्री है और उसे लॉक करके रखा हुआ, किसी भी तरीके से ओशन से कनेक्टेड नहीं है, तो उसे हम कहेंगे लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है, नहीं है, यानी कि वो बतानी है आपको। तो आपके पास जो लिस्ट ऑफ कंट्री है वो कुछ इस तरह से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये 4 कंट्री दी गई है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पूछा गया आपसे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन अबव बिलो। ये जो कोड्स गिवन है नीचे जो दे रखे हैं एज पर द क्वेश्चन ये गिवन है, इसके हिसाब से देख लीजिए। फर्स्ट में बोला गया, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2 ओनली, सी में बोला गया आपसे 1, 2 and 3 ओनली। तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट करिए करेक्ट आंसर आपका क्या है मुझे बताइए। इसमें डी में आपसे है 1, 2 and 4 बोला गया और सी में आपको 1, 2, 3, बी में 1, 2 और फर्स्ट यानी कि ए में बोला गया 1 ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार करेक्ट अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आंसर डिस्कस करता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका यानी कि बी है, बी यानी कि 1 and 2 जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे इसके लिए करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जान लेते हैं डिटेल में है क्या। इस क्वेश्चन में आपसे जैसे पूछा गया कि कौन सी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री ना होने का मतलब है जो किसी न किसी तरह से ओशन से ओपन है या किसी और तरीके से ओशन से कनेक्टेड है, कहने का मतलब। तो जो इराक है, इराक जो है, इराक और ईरान, ये दोनों ही, इराक और ईरान दोनों कंट्री ऐसी है जो कि ओपन है, यानी कि वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। ना ही इराक है ना ईरान है, यानी कि पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है दोनों, इराक और ईरान। अगर आप सेंट्रल अफ्रीका और सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया का मैप देखते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, सेंट्रल एशिया और उसके बाद जो वेस्टर्न एशिया का अगर मैप देखते हैं आप, ठीक है, तो उस मैप में आप देखेंगे कि पहले इंडिया, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा लेफ्ट और जाएंगे, पाकिस्तान के साथ ईरान आपको टच मिलेगा, और ईरान के ऊपर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान है, यानी कि अफगानिस्तान क्या लैंडलॉक कंट्री है। और अफगानिस्तान के ऊपर क्या है, अफगानिस्तान के थोड़ा और ऊपर जाएंगे, वो थोड़ा सा इधर ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान के ऊपर तजाकिस्तान है, यानी कि तजाकिस्तान और अफगानिस्तान ये किसी भी तरीके से किसी भी सी से कनेक्टेड नहीं है। सी का मतलब यहाँ पे किसी भी ओशन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये तो लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, अब ईरान की बात करते हैं, तो यानी कि इंडिया है, इंडिया के पाकिस्तान है, पाकिस्तान से थोड़ा और आप देखेंगे आगे जाएंगे तो फिर ईरान है। तो ईरान क्या है, गल्फ पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है ईरान, और आगे उसके आगे इराक है, तो इराक भी कनेक्टेड है। ये दोनों कनेक्टेड है किससे, पर्शियन गल्फ से। और जो हमारे पास जो ये ईरान है, ईरान का ही पहले पुराना नाम है पर्शिया था, और इस वजह से ये जो गल्फ होता है, इस गल्फ का ही नाम रखा गया है पर्शियन गल्फ। आजकल हम इसे ईरान बोलते हैं, पर एक्चुअल में इसका जो पुराना नाम है वो पर्शिया ही था पहले।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। बी यानी कि 1 और 2 जो है वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यानी ईरान और इराक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, चलो मिलते हैं। नहीं, अभी और क्वेश्चन बाकी है। हाँ, नेक्स्ट है उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोऑपरेशन बैंक कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जितने भी कॉपरेशन बैंक होते हैं, जैसे आपने काफी सुना होगा कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र कॉपरेशन बैंक न्यूज में था, अगर आपको याद है तो, उसमें कुछ आरबीआई ने कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ये न्यूज अगर आपने नहीं पढ़ा है, पीछे टाइम से काफी ये न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा सामने आ रहा है। और आप जहां भी रहते हैं, आपके आसपास कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट में ये बोला गया जो ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं, पहली बात ये बोली गई है। दूसरी बात, या दूसरा स्टेटमेंट आपसे बोला गया ये सरफासी एक्ट जो है ये डील करता है रिकवरी ऑफ लोन के बैड लोन के ऊपर। तो पहले समझ लेते हैं कि बैड लोन होता क्या है। बैड लोन का मतलब ये होता है कि जितने भी ऐसे लोन जो कि मतलब किसी बैंक से किसी ने लोन लिया है बट उसको बैंक को वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं बैड लोन। तो वो सरफासी एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये रिकवरी के लिए। अच्छा, अब नीरव मोदी जैसे कुछ केसेस चल रहे थे जो कि भगोड़े हो गए हैं, जिन्होंने पैसा ले लिया था लेकिन वापस नहीं किया है, तो उस टाइप की जो कंडीशन हमारी कंट्री में क्रिएट हुई है, उस वजह से ये काफी न्यूज में है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है इसमें से, वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ऑप्शन पहले की तरह ऐसे ही है। फर्स्ट यानी ए में है 1 ओनली, बी में है आपके पास 2 ओनली, सी में आपके पास बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है, और डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2 यानी कि दोनों ही गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, चूज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर यानी कि सी, यानी बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सेम। यानी कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये किसके अंदर आते हैं, ये बैंक की डेफिनेशन के आते हैं, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये पहले नहीं आया करते थे, लेकिन 2003 जनवरी 28 2003 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि नोटिफाई किया था कि ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, इनको बैंक के अंदर लेके आइए। अब इसे बैंक रेगुलेशन एक्ट के 1949 के अंदर इनके अंदर काम होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से ये इसके अंदर आ गई, पहली बात। दूसरी बात ये बोला गया कि जो बैड लोन होता है उसकी रिकवरी के लिए एक्ट यूज होता है, सरफेसी एक्ट यूज होता है। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर हो गया सी, यानी कि फर्स्ट एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज क्या होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, रीड कर लेते हैं 1 बाय 1। इट इज द अवार्ड फॉर द पब्लिक सर्विस एंड अचीवमेंट इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारी का तो जो मतलब सब्जेक्ट होता है पत्रकारी का, यानी कि जो जर्नलिज्म होते हैं न्यूज़पेपर वाले और जो मीडिया जो होते हैं, ये उस फील्ड में दिया जाता है, पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है, उसको दिया जाता है पुलित्जर प्राइज। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड पुलित्जर प्राइज बोर्ड। इस प्राइज को जो दिया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली और पुलित्जर प्राइज बोर्ड है, ये दोनों मिलकर के इसके नाम को अनाउंस करती है कि भाई इस साल किसको दिया जाना है। तो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। और फिर आगे बोला कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि ऊपर जो ये 2 स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको वो आइडेंटिफाई करते हुए ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने। तो ए यानी कि 1 ओनली, बी यानी कि 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी यानी कि 1 एंड 2 दोनों ही गलत है, यानी कि डी में गलत है, सी में दोनों सही है, बी में बोला सेकंड सही है, ए में बोल रहा है फर्स्ट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर जो है इसका इस क्वेश्चन का, ये हो गया ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी पुलित्जर प्राइज जो ये बिल्कुल दिया जाता है जर्नलिज्म के फील्ड में, जो कि पब्लिक सर्विस और बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, जर्नलिज्म लेटर्स और म्यूजिक के क्षेत्र में जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करता है पब्लिक सर्विस के लिए, उसे दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि इसमें ये बोला गया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको देती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इसका कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, ये पुलित्जर प्राइज बोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर देती है, यानी कि पुलित्जर प्राइज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी
दोनों कोलैबोरेट करके मिलकर के नाम डिसाइड करती है कि भाई इस साल किसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अंदर पुलित्जर प्राइज बोर्ड बैठती है और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो मेंबरान इनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं किसको। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ए, यानी कि फर्स्ट ओनली। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई आप पुलित्जर प्राइज जो है 2019 के लिए किसको दिया गया था, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको मिला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 7 बजे। ये करंट अफेयर जो मैं डेली वीडियो लेता हूँ सुबह 7 बजे से देख सकते हैं, और शाम को 7 बजे मैं एक और वीडियो लेकर के आता हूँ जो टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड है। शाम को 7 बजे आता है, जो कि KVS, DSSB और CTET वगैरह एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो शाम को वो वीडियो आप देख सकते हैं, सुबह ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।